हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। आपको याद होगा, इससे पहले मैंने बताया था कि एनिमल्स में, प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसफेक्शन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो अभी हमें देखना है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, मेरे असाइनमेंट्स वगैरह आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट आई ट्राई माय बेस्ट कि आप सबके पास वीडियोस पहुंच सकें। आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं और जो भी टॉपिक्स आपने मुझे बताए हैं, जिस जिस भी स्टूडेंट्स ने बताए हैं, उन पे भी मैं काम करूंगी, उनकी भी वीडियोस बनाऊंगी जल्दी से जल्दी। और बाकी जो हमारा चल रहा था कॉन्टिन्यूएशन में, ये भी चलता रहेगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले, ये काफी ज्यादा रैपिड और वर्सेटाइल मेथड होता है। मतलब आप डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हो, बहुत सारी उसकी कॉपीज बना सकते हो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में, और पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके। इन विट्रो मेथड है, मतलब मशीन वगैरह के थ्रू होता है। जो भी मशीन्स यहाँ यूज होती हैं उन्हें थर्मोसाइक्लर्स हम बोलते हैं। थर्मो साइक्लर्स, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि थर्मोसाइकिल मतलब कि टेम्परेचर वेरी करने वाली साइकिल चलती रहती है। तो टेम्परेचर कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी मीडियम होता है, इस तरीके से एक साइकिल्स चलती रहती हैं। तब जाके पूरा जो भी डीएनए होगा वो रेप्लिकेट कर पाता है। किसने दिया था ये? तो कैरी म्यूलिस नाम के साइंटिस्ट थे, 1985 में उन्होंने दिया था। और इन्होंने बोला था कि हम सिलेक्टिवली एम्पलीफाई कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डीएनए ऐसा है कुछ, तो उसका कुछ पार्ट आप एम्पलीफाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट आपको कुछ छोटे छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं जिन्हें हम प्राइमर्स बोलते हैं। तो वो प्राइमर्स जो है उस रीजन को एम्पलीफाई करने में हेल्प करेंगे। लिखा भी है। तो whenever we do polymerase chain reaction we need to have a prior knowledge of the DNA sequence, because अगर prior knowledge नहीं होगी आप प्राइमर डिजाइन नहीं कर पाओगे। प्राइमर डिजाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्राइमर्स की ओरिएंटेशन सही नहीं हुई, करेक्ट सीक्वेंस नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं हुआ, तो वो एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे हमारे डीएनए सेगमेंट को। तो वो आपको बताया है। टू डिजाइन टू ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड के जनरली हम प्राइमर्स लेते हैं। तो इतना ही सीक्वेंस होता है और हमें देखना होता है कि जी और सी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें भी होती है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, तो वो सब इम्पोर्टेंट है यहाँ। नेक्स्ट यू कैन सी प्राइमर डिजाइनिंग के लिए क्या चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमेशा हम प्राइमर जब भी डिजाइन करते हैं ना, तो जो भी आपका टारगेट डीएनए होता है, उस टारगेट डीएनए के फ्लैंकिंग रीजन देते हैं प्राइमर डिजाइन करने के लिए। तो जैसे अभी पीछे दिखाया था, अगर ये डीएनए है जो आप एम्पलीफाई करना चाहते हो, तो इसके फ्लैंकिंग रीजन्स जो है वो लोगे आप प्राइमर डिजाइन करने के लिए। तो वो आपको यहाँ बताया हुआ है। देन यू कैन सी यहाँ पे एक और चीज मेंशन करी हुई है कि रूल्स क्या क्या होते हैं। तो प्राइमर की लेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमर ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज्यादा लंबा होना चाहिए यहाँ। तो नॉट बी टू शॉर्ट, नॉट बी टू लॉन्ग। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देन अगर ज्यादा छोटा हो जाएगा तो नॉन टारगेटेड साइट्स पे अटैच हो जाएगा, ज्यादा लंबा होगा तो फिर स्लोअर रेट पे हाइब्रिडाइज होगा। तो ये दो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। देन जीसी कंटेंट, अभी मैंने पीछे भी बताया था, जीसी कंटेंट 40 to 60% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं कि अगर जो भी जीसी कंटेंट है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आपको पता है। तो ज्यादा होंगे तो ज्यादा अच्छे से बाइंड कर जाएगा किसी किसी रीजन पे, जिसकी वजह से मतलब हो सकता है कि ऐसे रीजन्स पे बाइंड कर जाए जहाँ पे ये स्टिकी हो जाए, रिमूव करना इजी ना हो पाए। दूसरी चीज होती है, जीसी कंटेंट ज्यादा होने का भी ये भी रीजन होता है कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो कहीं कहीं बाइंड भी नहीं करता, क्योंकि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए होते हैं। और कम होगा तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी, कहीं पे भी बाइंड कर जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द सीक्वेंसेस, तो बोला जाता है कि इन्वर्टेड रिपीट्स 3 बेस पेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास ATGC करके सीक्वेंस है और फिर CGTA शुरू हो गया है, तो ये इन्वर्टेड रिपीट है, मतलब उल्टी रिपीट है। देख सकते हो,
तो इन्वर्टेड रिपीट 3 बेस पेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि वो ज्यादातर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो वो आपको मेंशन किया है। मेल्टिंग टेम्परेचर इज टीएम, टीएम इज द टेम्परेचर जहाँ पे डीएनए जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो मेल्ट होने का मतलब है कि उसके दोनों स्ट्रैंड डीनेचर हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जो भी आपके पास प्राइमर है, क्योंकि प्राइमर भी एक टाइप का सेगमेंट ही है, डीएनए का सीक्वेंस है। प्राइमर की 2 चीजें बता देती हूँ, प्राइमर डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, बट जो हम पीसीआर में जनरली यूज करते हैं दैट इज डीएनए प्राइमर। वी डू नॉट यूज आरएनए प्राइमर जनरली इन पीसीआर. RNA primers are the ones which are synthesized by the primase enzyme inside our body or inside the body of the living organism so that they can easily replicate their DNA. तो वहां पे प्राइमेज रिक्वायर्ड होता है, वहां पे आरएनए प्राइमर होते हैं, बट पीसीआर के अंदर जो होता है वो डीएनए प्राइमर्स हम जनरली यूज करते हैं। तो जो भी डबल स्ट्रैंडेड प्राइमर्स हैं, दोनों प्राइमर्स हैं, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर शुड नॉट डिफर बाय मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। दोनों जो भी आप प्राइमर डिजाइन कर रहे हो, उन दोनों का आपको देखना पड़ता है कि उन दोनों का जो टीएम की वैल्यू है वो 5 डिग्री से ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए, वरना क्या होगा कि इफ यू आर पुटिंग अप और सेटिंग अप अ पीसीआर एट 50 डिग्री सेल्सियस for annealing. Annealing is the temperature at which the primers attach to the DNA sequence. तो उस टाइम अगर 50 डिग्री आपने प्रोवाइड किया, एक प्राइमर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस का ही टीएम शो कर रहा है और दूसरा जो है वो 60 का, यानी इफ देयर इज मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो उसकी वजह से क्या होता है कि 50 पे ये तो बाइंड कर जाएगा। तो इफ दिस इज द फॉरवर्ड प्राइमर, तो फॉरवर्ड प्राइमर वुड बाइंड बट द रिवर्स प्राइमर वुड नॉट बी एबल टू बाइंड, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा दूर है, तो इसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस चल जाता है, मतलब अगर ये 60 की जगह 55 होता तो चलता, 60 है तो नहीं चलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो होती है वो ये कि प्राइमर्स और जो भी आप डीएनए एम्पलीफाई करना चाहते हो, उन दोनों का टेम्परेचर मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो आपका डीएनए जो है, मान लो उसका टीएम जो है वो 50 है और आपके जो भी प्राइमर्स हैं उनका 70 है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा, डीनेचर नहीं हो पाएंगे टाइम से, डीनेचर नहीं होंगे तो इनकी अनीलिंग नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। Apart from this, you also need to remember about certain type of primers which are known as degenerate primers. So degenerate primers are the ones which have the ability to bind to any unknown sequence of the DNA and उसको amplify करने की ability रखते हैं। तो इसके पास क्या होता है ना, partial sequence की information हो तो भी चलेगी, complete जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी पार्शियल सीक्वेंस होता है उसके बेसिस पे ही हम सिमिलर सीक्वेंस जो है वो बना लेते हैं। तो ऑल दी सिमिलर सीक्वेंसेस जो भी होते हैं उनका मिक्सचर जो है वो आप यूज करते हो डीजेनरेट प्राइमर्स बनाने के लिए। तो मान लो कहीं पे ए लगा दिया, कहीं पे टी लगा दिया, कहीं पे जी, कहीं पे सी, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन के प्राइमर्स बनाते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं तो बाइंड कर ही जाए। एंड लास्ट पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट पोजीशन होती है जिसे वॉबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि लास्ट पोजीशन कैन वेरी। जो भी कोडॉन का सीक्वेंस होता है ना 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, उसमें से लास्ट वाला अगर कुछ भी होना न्यूक्लियोटाइड चलेगा, बट फर्स्ट 2 स्पेसिफिक होने चाहिए, ये दोनों स्पेसिफिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ATG है तो ए और टी के लिए टी और ए यहाँ स्पेसिफिक होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में। जी की जगह सी होने की जगह यहाँ टी हो, ए हो, कुछ भी चलेगा, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। शुरू के 2 जो है वो एक्यूरेट मैचिंग वाले होने चाहिए। अगर हम रिएक्शन साइकिल की बात करते हैं तो चेन रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसे बोलते हैं, तो ये एम्पलीफाई करता है डीएनए को और एक पर्टिकुलर चेन में, मतलब 1 बाय 1 इस तरीके से एम्पलीफाई करता रहता है। एंड जो भी नए नए डीएनए सीक्वेंसेस बनते रहते हैं वो सारे एज अ टेम्पलेट यूज होते रहते हैं फर्दर डीएनए सिंथेसिस होने के लिए। देयर आर 3 साइकिल्स, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। Denaturation generally takes place at 93 to 95 डिग्री
डिग्री सेल्सियस। सेपरेशन होता है इसमें 2 डीएनए स्ट्रैंड्स का। अनीलिंग होती है, अनीलिंग 50 to 70 डिग्री सेल्सियस पे हम जनरली अनीलिंग टेम्परेचर सेट करते हैं। ज्यादातर का 55 ही सेट करते हैं हम, बाकी डिपेंड करता है कि आपका डीएनए के प्राइमर जो भी आपने बनाए वो कैसे है। जनरली जो भी आपका टीएम होता है ना, जैसे मान लो टीएम है 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसके 5 डिग्री कम का हम अनीलिंग टेम्परेचर लेते हैं। तो 60 का टीएम है तो 55 जो भी आपकी अनीलिंग टेम्परेचर है वो चलेगा। एंड इट मस्ट बी लो इनफ टू एनेबल हाइब्रिडाइजेशन, इतना लो होना चाहिए कि वो डीएनए के सीक्वेंस से हाइब्रिडाइज हो सके, और इतना हाई होना चाहिए कि मिसमैचिंग ना हो पाए। ठीक है, वरना क्या होता है, ज्यादा ही लो हो गया तो कुछ भी कहीं पे भी बाइंड करेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज हियर, टीएम इज इक्वल टू 4 इंटू जी प्लस सी प्लस 2 इंटू ए प्लस टी। तो इससे जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो टीएम होगा। तो आप देख सकते हो जीसी कंटेंट पे डिपेंड करता है, तो जीसी कंटेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा टीएम की वैल्यू भी होगी। देन वी हैव एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो होता है ज्यादातर 70 to 75 करते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर टैक पॉलीमरेज का यूज करते हैं और टैक का होता है 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो भी आपको देखना होता है। हीट स्टेबल एंजाइम्स ही हम जनरली यूज करते हैं, जो कि ऐसे बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में ग्रो करते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन एंजाइम्स, तो टैग पॉलीमरेज है थर्मस एक्वेटिकस से निकाला हुआ। पीएफयू है जो पायरोकोकस फ्यूरियोसिस से निकाला हुआ है। एंड आफ्टर ईच साइकिल द नंबर ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स डबल्स। ठीक है, तो डीएनए टेम्पलेट जो होते हैं वो डबल होते जाते हैं, क्योंकि न्यू डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होता जा रहा है। तो देयर इज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। इफ यू टॉक अबाउट द पीसीआर एफिशिएंसी, तो पीसीआर एफिशिएंसी डिपेंड करता है कि कितना पीसीआर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसे निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इनिशियल इनपुट अमाउंट इनटू 1+% एफिशिएंसी की पावर साइकिल नंबर, इस तरीके से निकाल सकते हो कितनी पीसीआर एफिशिएंसी। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल टुडे। कल की क्लास के लिए हम जो भी इसके टाइप्स हैं आगे और वो डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर हम डिस्कस करेंगे, जिसे आरटीपीसीआर भी बोलते हैं, और आगे का कंटेंट देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। एंड डू ट्राई टू कमेंट, नीचे कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि कुछ भी आपका डाउट हो या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो तो वो मुझे पता चल जाए। तो उस हिसाब से मैं टाइम अरेंज करके उन वीडियोस को भी लाने की कोशिश करूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर। थैंक यू, बाय बाय।